नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकृति एंड पाठशाला में। आज की हमारी वीडियो है प्राचीन ओलंपिक खेल पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक, यानी 10 एमसीक्यूज की ये वीडियो रहेगी। और ये एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिया नगर का विनाश मुख्यतः किस नदी की भीषण बाढ़ से हुआ? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी एल्फियस नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी, ऑप्शन डी टाइबर नदी। देखिए, ओलंपिया जो नगर था उसको जो खत्म करने के लिए जो कहर ढाया रोम के शासकों ने, उसके अतिरिक्त उसके बाद भी जो बाढ़ है, यानी प्रकृति ने भी कमी नहीं छोड़ी। बाढ़ है, भूकंप है, इन सब ने भी उसको पूरी तरह से मिट्टी के मलबे में मिला दिया। जब रोमन सम्राट थियोडोसियस द्वितीय ने 426 ईस्वी में ओलंपिक स्टेडियम को तोड़ने के आदेश दे दिए, ओलंपिक स्टेडियम तोड़वा दिए, उसके बाद प्रकृति ने, जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, इन्होंने जो ओलंपिया नगर था इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर है कि ओलंपिया नगर का विनाश मुख्यतः किस नदी के भीषण बाढ़ से हुआ? तो उसमें जो मुख्य भूमिका निभाती थी वो थी ऑप्शन बी एल्फियस नदी। ऑप्शन बी एल्फियस नदी। जो एल्फियस नदी थी इस क्षेत्र की मुख्य नदी थी और सबसे लंबी नदी थी, जो ओलंपिया घाटी में से होकर गुजरती थी। इसकी एक कई बार क्वेश्चन के अंदर दो नदियों के नाम आते हैं, तो उसके अंदर दूसरी नदी थी वो थी क्लेडियस नदी, जो इसकी सहभागी होती थी उसमें क्लेडियस नदी, या कई बुक्स के अंदर उसको क्लोडोस भी बोला जाता है, क्लेडियस या क्लोडोस। तो अगर मुख्य नदी की बात आती है वो होती थी एल्फियस नदी, यानी इस क्षेत्र की मुख्य नदी थी जो ओलंपिया घाटी में से होकर गुजरती थी। जब ओलंपिक स्टेडियम को तोड़वा दिया 426 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस द्वितीय ने, उसके बाद कालांतर के अंदर इस नदी की जो भीषण बाढ़ थी इसने ओलंपिया नगर को पूरी तरह से अपने जो मलबा था उसके गर्त में ले लिया, पूरी तरह से उसको दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? यानी जिस महीने के अंदर प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित होते थे उस महीने को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी हीरोमेनिया, ऑप्शन सी दिसंबर, या ऑप्शन डी ओरोनेसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी हीरोमेनिया। कई जगह हीरोमेनिया या हीरोमेनिया लिखा आता, ऑप्शन है हीरोमेनिया। इस जो जिस महीने के अंदर खेल होते थे वो महीना पवित्र महीना कहलाता था, और ग्रीस में इसको हीरोमेनिया के नाम से जाना जाता था। पवित्र महीना जिस दौरान मतलब शांति बनाए रखते थे और युद्ध रोक दिए जाते थे, खेलों के लिए युद्ध रोक दिए जाते थे और खेल आयोजित होते थे, उस महीनों को बोलते थे हीरोमेनिया, यानी ऑप्शन बी हीरोमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? ऑप्शन ए प्रिसास, ऑप्शन बी रहमान, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी मोहम्मद कुर्ता। देखिए, जो 5वीं शताब्दी के दौरान किताबों को मतलब जो लिखने की लिपि थी वो ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी, और किताबों जो कवि वगैरह होते थे, जो इतिहासकार वगैरह होते थे, वो अपनी रचनाओं को प्रसिद्ध करने के लिए, फेमस करने के लिए एक मंच देखते थे जिस मंच पर वो अपनी कविताएं गा सकें। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे वो एक बहुत बड़ा मंच होता था। उस समय का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगाओ या धार्मिक अनुष्ठान लगाओ, बहुत बड़े अनुष्ठान होते थे जैसे ये, और जिसके अंदर काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हेरोडोटस। ऑप्शन सी हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, प्राचीन
कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजेता खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? ऑप्शन ए हेरी, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी पिंडार, ऑप्शन डी डेम्पस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी पिंडार। जो पिंडार थे वो प्राचीन ग्रीस के प्रसिद्ध गीतकार थे। प्राचीन ग्रीस के प्रसिद्ध गीतकार थे और ये अपने विजय ओड्स बोलते हैं जो प्रशंसा गीत होते हैं उनको। ये विजय ओड्स के लिए फेमस थे। इनके जो विजय ओड्स थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे और आकर्षक होते थे विजय ओड्स, और ये उनके लिए फेमस थे। और इन जो ये विजय ओड्स होते थे या प्रशंसा गीत होते थे, इनके अंदर केवल विजेता का गुणगान नहीं किया जाता था, विजेता के साथ साथ उनके परिवार और उन जहां से जिस शहर से वो आते थे उसके गौरव का भी गुणगान किया जाता था। तो पिंडार के जो विजय ओड्स थे वो काफी ज्यादा फेमस थे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजेता खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? तो वो थे पिंडार। ऑप्शन सी पिंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने विजेता खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्तियां बनाई? यानी जो खिलाड़ी जीतते थे ओलंपिक के दौरान उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी स्टेडियम के अंदर। तो वो कौन सा मूर्तिकार था? ऑप्शन ए फिडियास, ऑप्शन बी पिंडार, ऑप्शन सी पिमनार, ऑप्शन डी पलोमा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फिडियास। फिडियास ने जो खिलाड़ी जीतते थे प्राचीन ओलंपिक खेलों में उनकी मूर्तियां भी बनाई थी, और जो जीएस देवता की जो विशाल मूर्ति थी वो भी फिडियास मूर्तिकार ने ही बनाई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फिडियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? यानी जो रथ दौड़ होती थी उसके मैदान को क्या कहा जाता था? हिप्पोड्रोम, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी रणभूमि। क्या कहा जाता था? यानी ए में है आपका हिप्पोड्रम, बी में है रिंग, क्या कहा जाता था चारों में से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी हिप्पोड्रम। जो हिप्पोड्रम है यह शब्द जो ग्रीक शब्द हिपोस यानी घोड़ा और ड्रोमोस यानी रास्ता या दौड़ से बना है। तो कई जगह ये हिप्पोड्रोम लिखा हुआ आता है, कई जगह हिप्पोड्रम लिखा हुआ आता है। बात एक ही है, हिप्पोड्रोम हो या हिप्पोड्रम हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिप्पोड्रोम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी महिला प्राचीन ओलंपिक के नियम तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठे थे? देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेलों के दौरान महिलाओं को ना खेल में भाग लेने की अनुमति थी और ना ही खेल देखने की अनुमति थी। केवल जो भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होते थे, जो पुरुष, वही वहां पर खेल देख सकते थे और उनके कोचेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेकिन एक महिला जो नियम तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी मनेरा, ऑप्शन सी मैरी, या ऑप्शन डी फेरानाइस, या फेरेंस भी बोला जाता है कई बुक्स के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी फेरानाइस या फेरेंस। जो ये फेरेंस महिला थी इसने अपने बेटे को कोचिंग दी थी। ये अपने बेटे की जो प्रशिक्षक खुद थी, कोच थी, और जो इनका बेटा था वो पीसीडोरस था। इनके बेटे का नाम था पीसीडोरस, और वो उसने मुक्केबाजी के अंदर मेडल जीता था, वो फर्स्ट आया था। और ये जो फेरानाइस जो महिला थी यानी पीसीडोरस की जो माता, ये पुरुष का वेश बना करके यानी उसका प्रशिक्षक बन गए, उसके कोच के वेश के अंदर ये दर्शक दीर्घा में बैठी थी। और जैसे ही पीसीडोरस जीता, ये खुशी से जैसे ही उछली तो इनका जो लिबास था वो नीचे गिर गया था, तो इनकी पहचान हो गई थी। उसके बाद से ओलंपिक के अंदर ये जरूरी कर दिया गया कि जो कोचेज हैं वो भी निवस्त्र भाग लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि
प्राचीन ओलंपिक के दौरान नियम तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जो जा बैठी थी महिला, वो थी ऑप्शन डी फेरानाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मिश्रित खेल, ऑप्शन बी पैनक्रेशन, ऑप्शन सी संयुक्त खेल, ऑप्शन डी रिंगलन। जो मुक्केबाजी और कुश्ती है उसका एक मिश्रित रूप होता था, यानी उसके अंदर जैसे आज की जो बॉक्सिंग है या रेसलिंग है, दोनों का मिक्स रूप होता था। तो उस खेल को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पैनक्रेशन। जो पैनक्रेशन है वो आज के टाइम में जो अब खेल चल रहा है आधुनिक टाइम में, MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, वैसा ही खेल होता था पैनक्रेशन, जो मुक्केबाजी और कुश्ती का मिश्रित रूप होता था। और जो इस खेल के अंदर क्या होता था कि दांत से काटना और आंखों के अंदर उंगली डालना, कि आप आंखों के अंदर उंगली नहीं डाल सकते थे विरोधी खिलाड़ी के, और दांत से नहीं काट सकते थे, ये मनाही थी। बाकी सब जायज होता था, आप उसको नीचे गिराओ, मुक्के मारो, जो भी जैसे करो, लेकिन सिर्फ दांत से काटना और आंखों के अंदर उंगली डालना वो मना था। और इस खेल को कहा जाता था पैनक्रेशन। मुक्केबाजी और मिश्रित कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? पैनक्रेशन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोडोसियस प्रथम किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर कब रोक लगाई? किस देश का शासक था और कब रोक लगाई? अब जब रोक लगाने की बात आती है तो वो तो सही ध्यान में रह जाता है स्टूडेंट्स को कि 394 ईस्वी में रोक लगाई। अब बात आती है कि थियोडोसियस प्रथम कहाँ का शासक था, उसके अंदर जैसे प्रश्न आता है ऑप्शन ए रोम 394 ईस्वी, ऑप्शन बी में है ग्रीस 394 ईस्वी, ऑप्शन सी है अमेरिका 495 ईस्वी, ऑप्शन डी जापान 776 ईस्वी। जब जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? ग्रीस को देख करके, कि कहीं जब ग्रीस में होते थे तो वो ग्रीस का ही शासक ना हो, लेकिन ये गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो थियोडोसियस प्रथम थे वो रोमन सम्राट थे, रोम के सम्राट थे, और उन्होंने 394 ईस्वी में ओलंपिक खेलों पर रोक लगाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोम 394 ईस्वी। ग्रीस के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार दोनों ऑप्शन दिए होते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ग्रीस कराते हैं इसका आंसर, जो कि गलत होता है। जो थियोडोसियस प्रथम थे वो रोम के सम्राट थे, यानी ऑप्शन ए रोम और 394 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? यानी जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे उनको आधुनिक टाइम में शुरू करने का विचार किसने किया सबसे पहले? इस प्रश्न का जो सही, जैसे ऑप्शन ए में है आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डिडॉन, ऑप्शन सी गार्समोथ, ऑप्शन डी अगस्टस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी गर्समोथ। जो गर्समोथ थे इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी जिम्नास्टिक फॉर यूथ, कौन सी? जिम्नास्टिक फॉर यूथ, ये गर्समोथ की पुस्तक थी जिम्नास्टिक फॉर यूथ। इसमें इन्होंने क्या था कि प्राचीन ग्रीक ओलंपिक और पेंटाथलॉन के खेलों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का पुरजोर समर्थन किया था, कि जो ये खेल होते थे, पेंटाथलॉन खेल होते थे या जो प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे, इनको आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। तो इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। तो प्राचीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले शुरू करने का विचार किया? वो थे ऑप्शन सी गोल्ड्समोथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न 31 से लेकर 40 तक। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननी।